मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का हमारा टॉपिक है ऑन बैलेंस एक्सरसाइजेस एंड बिफोर वी स्टार्ट जस्ट अ क्विक इंट्रो। सो बैलेंस, जैसा हमने पहले भी कई बार ये डिस्कस किया है, एंड दिस इज वन पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सरसाइज जो कि हमने काफी बार रिपीट भी करी है पहले। एंड आई हैव ऑलवेज सेड कि बैलेंस दो अलग अलग टाइप्स का होता है। वन वन टाइप इज द डायनामिक बैलेंस एंड वन इज द स्टैटिक बैलेंस। सो dynamic balance is when your body is moving from one place to another। कहीं ना कहीं पे उसमें बॉडी का कोई एक सेगमेंट ऐसा है जो कि आपका वेट बेयर कर रहा है एंड आपको चलाते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस एज यू कैन सी कि हम अपने पैरों के जरिए चलते हैं, टांगों के सहारे अपना पूरा वेट बेयर करते हुए वी वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। बट उसके साथ साथ सिर्फ पैर ही हमारा वेट बेयर नहीं कर रहे हैं, हमारी पूरी स्पाइन अपना अपर बॉडी को होल्ड कर रही है। देन हमारे हाथ, और चलते समय ये भी थोड़ा बहुत मूव करते हैं। आवर स्पाइन ऑल्सो मूव्स स्लाइटली बैक एंड फोर्थ, हमारे हाथ आगे पीछे चलते हैं। सो मोर और लेस द एंटायर बॉडी is in some or the other kind of motion while it is moving from one place to another। वही जो static balance होता है, static balance is when the body is at rest and उसमें कोई movement यहाँ से वहाँ नहीं हो रहा, लेकिन while you are sitting at one place or maybe while you are standing at one place, या जब आप लेटे हुए हैं अगर उस टाइम पे भी the body is trying to maintain an equilibrium इन सच अ वे कि अगर सपोज करिए मैं बैठा हूँ अभी चेयर पे, तो मेरे जो कोर के मसल्स हैं दे आर वर्किंग इन सच अ वे कि ना तो मैं ज्यादा आगे झुक के ऐसे बैठूं और ना मैं बहुत पीछे होके एकदम लीन करके बैठूं ज्यादा उस चेयर के ऊपर। अगर ज्यादा आगे झुकेंगे तो आगे की तरफ गिरने के चांसेस हैं, अगर ज्यादा पीछे की तरफ लीन करके बैठेंगे तो पीछे की तरफ गिरने के चांसेस होते हैं। अब गिरने के पीछे गिरने की सिचुएशन से बचाने के लिए चेयर का बैक रेस्ट है। इवन इफ आई ट्राई टू लीन टू मच, आई नो कि चेयर पीछे में वो गिरने नहीं दे। बट एक ऐसा अगर सपोर्ट है जिसके ऊपर कोई पीछे या आगे कुछ भी नहीं है रेस्ट के लिए, लाइक स्टूल। अगर हम एक स्टूल के ऊपर बैठे हैं तो चारों तरफ से वो ओपन है, एंड जिस तरफ को भी हम ज्यादा लीन करें, चाहे हम दाएं बाएं, अगर हमारा बैलेंस बिगड़ा या पीछे की तरफ ज्यादा लीन किए तो हम गिर सकते हैं। गिरने का जो एक द बायोमैकेनिक्स यू कैन से बिहाइंड हैविंग अ फॉल एज के साथ बदलते रहते हैं। आप इसको ऐसा समझिए कि अगर एक छोटा बच्चा जो है, देखिए उसकी जब वो चलना सीखता है जिस टाइम पे, तो छोटे बच्चे की हाइट उतनी नहीं होती है, 1.5 फुट, ज्यादा से ज्यादा 2 फुट भी कम ही होती है, ज्यादातर 1.5 से 2 के बीच में कहीं पे होती है हाइट। सो द चाइल्ड इज नॉट दैट टॉल, नंबर वन। एंड नंबर टू, उसी के हिसाब से उसका वेट भी उतना नहीं है अभी। तो जब वो चलना सीख रहा है एंड धीरे धीरे फ्रॉम क्रॉलिंग व्हेन इट इज स्टार्टिंग टू टेक हिज फर्स्ट फ्यू स्टेप्स, तो दे हैव अ टेंडेंसी टू वॉक विद देयर फीट अपार्ट। ज्यादा जब छोटे बच्चे चलना सीखते हैं तो अपने पैर थोड़े खुले रख के दूर दूर रख के चलना शुरू करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि क्योंकि उनकी हाइट कम है, तो देयर बॉडी इज क्लोजर टू द अर्थ, क्लोजर टू द ग्राउंड, एंड उनका जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो उनके शरीर के एकदम सेंटर से होते हुए जो गुजरता है। they want to keep their body as close to that line of gravity as possible। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, टाइम के साथ द लाइन ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स द सेम, लेकिन
now we have a tendency to move around that line of gravity a bit too much. तो जितना आप उस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारी शरीर के एकदम सेंटर से गुजरती है, एंड जितना हम उस लाइन से दूर अपने आप को टिल्ट करते जाएंगे उतने गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड वाइल योर हाइट इज मोर, जितनी ज्यादा हाइट होगी तो उतना ही आप ज्यादा टिल्ट करेंगे, उतना आप लाइन ऑफ ग्रेविटी से ज्यादा दूर जाएंगे एंड उतना ही गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। छोटे बच्चे के लिए ये एडवांटेज है कि क्योंकि उसकी हाइट कम है एंड उसके अकॉर्डिंगली उसका वेट कम है, तो गिरने पे उसको चोट नहीं लगती। एज वी ग्रो एंड लाइक आई सेड, एज वी गेन मोर हाइट एंड वेट, तो गिरने पे चोट भी ज्यादा लगती है। इफ एट दिस टाइम अगर यहाँ फ्लोर पे कुछ फिसलन हो और अगर पैर फिसल जाए तो बहुत सारी ऐसी चोटें हैं जो लग सकती हैं। जैसे मैं कल बता रहा था कि जब हम पीछे की तरफ गिरते हैं, आवर बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू फॉल बैकवर्ड्स ताकि वो ब्रेन को इंजर होने से बचा सके। सामने की ओर गिरेंगे तो आंखों पे, नाक पे चोट लग सकती है। कोई अगर ज्यादा हाई इम्पैक्ट अगर फॉल हो तो कई बार दांत भी टूट जाते हैं। काफी मतलब काफी कॉम्प्लिकेशन होते हैं गिरने के, एंड स्पेशली लाइक इन 50 एंड अबव पॉपुलेशन, इन 50 एंड अबव पीपल थोड़ा और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। सो विल स्टार्ट विद टुडेज एक्सरसाइजेस नाउ। So most of the exercises for today can be done while standing. कुछ एक दो एक्सरसाइज हैं जो हम बैठ के भी करेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सब प्लीज अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाइए एक बार, सो दैट वी कैन बिगिन टुडेज एक्सरसाइजेस। So for the first exercise, आप पीछे पीछे हो जाते हैं तो जगह बना लेते हैं। पैर को एक के आगे एक रखते हुए चलना है, हाथों को थोड़ा साइड में रखिएगा फॉर बेटर बैलेंस। हाथ खुले रखिएगा एंड पैर को एक के आगे एक रखते हुए एंड वापस इसी डायरेक्शन में पीछे भी जाए। स्लोली, ज्यादा फास्ट नहीं चलना है। जितना फास्ट करेंगे गिरने के चांस में ज्यादा होगा। स्लोली। आगे चलते हुए जितना स्लो चलते हैं उतनी अच्छी प्रैक्टिस होती है। हाथ नीचे ले आइए
start in the center. नेक्स्ट एक्सरसाइज, पैरों को पास पास ले आएंगे, दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करते हुए इधर रखना है, हाथ ऊपर ले जाएंगे एंड ट्राई टू स्टैंड ऑन योर टोज, हील्स को ऊपर करते हुए अपने टोज पे खड़े होंगे एंड ट्राई टू होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स, बिना गिरे अपने आप को गिरने से बचाना है एंड डाउन, दोनों हाथ नीचे, एक बार और हाथ ऊपर, टेन सेकेंड्स होल्ड करते हुए हाथ, एक बार और हाथ ऊपर, डाउन, लास्ट टाइम, हाथ ऊपर एंड हील भी ऊपर, डाउन, रिलैक्स। For the next exercise, अब आप चाहें तो एक टेबल या चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं फॉर द नेक्स्ट वन, की थोड़ी डिफिकल्ट है और इसमें गिरने के भी थोड़े चांसेस होते हैं, सो मैं नहीं चाहता कोई कहीं पे छोड़ लगे। सो कीप अ चेयर विद यू, चेयर पे हाथ ना रखते हुए चेयर जस्ट ऊपर रखेंगे, हाथ को 1 इंच ऊपर रखेंगे ताकि अगर लगे कि बैलेंस बिगड़ रहा है उसमें भी फटाफट से पकड़ सकें। सो व्हाट वी डू इज, मतलब 2 स्टेप की दूरी पे खड़े होंगे चेयर से, हाथ चेयर के ऊपर ही रहेगा और ऑपोजिट साइड का पैर उठाएंगे बिना चेयर पे हाथ रखे। ट्राई टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, अगर डिफिकल्ट हो तो दोनों हाथों को ऐसे फैला सकते हैं, बट मेक श्योर कि ऐसे टिल्ट ना करें, सीधा रखें, सिर्फ पैर ऊपर उठाना है, रेस्ट ऑफ द बॉडी शुड बी इन अ स्ट्रेट एंड डाउन, ऑपोजिट पैर, जहां आपको लगे कि गिर रहे हैं, बैलेंस बिगड़ रहा है, साइड में से चेयर को रखिएगा और फटाफट से पकड़, डाउन, राइट, लेफ्ट, डाउन, राइट, डाउन, लेफ्ट, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, अगेन अब चेयर की तरफ फेस करते हुए बस चेयर को आगे करते हैं, ये थोड़ी सी स्लाइटली मोर डिफिकल्ट प्रीवियस वन, दोनों हाथों को अगेन फैला लेंगे, अब पैर को साइड में उठाने की जगह वी टेक द लेग बैकवर्ड्स, so basically what we'll do is
हाथ साइड में रखेंगे, सामने की ओर देखते हुए, चेयर आपके सामने होनी चाहिए, जहां लगे गिर रहे हैं उसको एकदम से पकड़ ले एंड पैर को पीछे की तरफ उठाएंगे, बट दिस टाइम यू कैन लीन फॉरवर्ड, हल्का सा आगे की तरफ झुकते हुए अपने दोनों हाथ फैला लीजिए एंड ट्राई टू बेंड फॉरवर्ड एज मच एज पॉसिबल। इस तरह मेरा भी बैलेंस नहीं बन रहा था, ये थोड़ा ये डिफिकल्ट है। एंड वापस, वेरी गुड। एक बार और एक हाथ तो पकड़ना पड़ रहा है। हाँ जी, एक हाथ तो पकड़ना पड़ रहा है। वो तभी मैंने कहा ना कि अपने आगे या तो चेयर रखिए या फिर टेबल, कोई भी आ, एक रिजिड सपोर्ट आपके आसपास होना चाहिए जिसको आप पकड़ सकें। नाउ विद द ऑपोजिट लेग, हाथ साइड में, पैर पीछे, आगे की ओर झुकते हुए, वापस, अगेन लेफ्ट, राइट। ऐसे लग रहा है प्लेन में से जंप लगाने वाले हैं, प्लेन में से। कोई कोई जंप नहीं मारेगा, प्लीज कोई जंप मत मारिएगा। वापस, रिलैक्स। Titanic, this is Titanic cruise. वेरी गुड, और अच्छे से किया सबने। थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ट्रिकी है, मैं मानता हूँ, बट प्रैक्टिस के साथ ये भी हो जाएगा। फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, इन पैर को एक के आगे एक रखेंगे इस तरह से, राइट वाला पैर लेफ्ट के आगे रखा है, आंखों को पीछे कर लेंगे इस तरह, माइक्स ऑफ रखिए प्लीज। सो फॉर दिस एक्सरसाइज, पैर को रखेंगे इस तरह से, एक के आगे एक, दोनों हाथ पीछे रखने एंड आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करके ट्राई टू मेंटेन योर बैलेंस, ध्यान दीजिए अपने बैलेंस पे और मेक श्योर कि आपकी बॉडी कम से कम हिले, जितना उसे स्टेबल रखते हैं रखिए। जहाँ लगता है गिर रहे हैं, आंखें खोल के पकड़ लीजिए कोई टेबल या चेयर को। अब आंखें बंद रखते हुए, आंखें अभी खोलनी नहीं है, ऑपोजिट पैर आगे की तरफ लाइए। बहुत मुश्किल है भाई, गिरे जा रहे हैं। घर का जो भी फर्नीचर है आसपास पकड़ लीजिएगा, उसको पास ही रखिएगा। डॉक्टर अनुराग, हड्डी वड्डी तोड़वा देंगे आप हमारी इस एक्सरसाइज से। नहीं मैम, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। जो बैलेंस है वो भी जैसे खत्म हो जहां आपको जाएगा। लगे ना कि बैलेंस बिगड़ रहा है, उस टाइम पर आंखें खोल के जस्ट होल्ड ऑन टू समथिंग। इसलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि आंखें बंद करके ही बैलेंस लूज होता। आंखें बंद करके डिफिकल्ट होता है मैम, आंखें खुली रख के बैलेंस बनाना बहुत इजी है, बंद करके इट इज मोर डिफिकल्ट। जैसे मैं जब आंखें बंद करता हूँ तो मेरी टेंडेंसी है बॉडी की टू टिल्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड।
के पीछे का रीजन क्या है मैं भी आपको 2 मिनट बाद बताऊं। ओके, आंखें खोल लीजिए। अनुराग जी पहले 1 मिनट नहीं होता, फिर उसके बाद धीरे धीरे हो जाता है बैलेंस। पहले लगता है गिर रहे हो। वापस चेयर पे बैठ जाते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों होता है कि 1 मिनट स्टार्टिंग के डिफिकल्ट लगता है, फिर उसके बाद थोड़ा अपने आप बैलेंस बन जाता है। उसके पीछे का रीजन बताता हूं। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेट ऑफ पसीने निकाल दिए अनुराग जी, हैं। पसीने आ गए बड़े। इतने में ही? तो आज तो एरोबिक्स भी नहीं करवाया। अरे 2 फैन चल रहे हैं तब भी पसीने आ रहे हैं। फिर भी इतनी गर्मी, एक्चुअली में कल बारिश हो गई ना, तो आज ह्यूमिडिटी हाँ हाँ बहुत ज्यादा। कल से ही है, कल शाम से यही बारिश 2 बूंद पड़ती है और ह्यूमिडिटी कर जाती है। इससे अच्छा या तो बारिश कर दो अच्छे से या ना करो, आज तो धूप है, ह्यूमिडिटी बड़ी तो ना धूप बढ़ाओ कम से कम, पसीने आ जाते हैं तो। है, धूप निकली हुई है वो। Right. So, before we continue with the next set of exercises, just 1 or 2 things that everyone should know, because घर में रहते हुए ये चीजें कहीं ना कहीं पे बहुत काम की होती हैं, एंड वन शुड कीप दिस इन माइंड कि हमारा जो ब्रेन है, देखिए द ब्रेन इज द हायर सेंटर ऑफ द बॉडी। सारी जो हमारी सेंसेस हैं उनको वो कंट्रोल करता है, जितनी हमारी रिफ्लेक्सेस हैं वो भी मोर और लेस उसके कंट्रोल में रहती हैं। तीन हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है हमारी बॉडी के। फर्स्ट इज कॉन्शियस, देन देयर इज सबकॉन्शियस, एंड देन देयर इज अनकॉन्शियस। 3 लेवल्स पे the 3 levels of awareness of the body, of the mind that you can say, वो तीनों भी हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। सो होता क्या है कि ब्रेन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इट इज नॉट वन स्ट्रक्चर, इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स। सो एक होता है ब्रेन का लेफ्ट पार्ट, एक होता है राइट पार्ट, द लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड द राइट हेमिस्फीयर। दोनों एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, एंड फ्रॉम देयर जो उनकी नर्व्स होती हैं वो आपस में क्रॉस करते हुए जाती हैं। सो लेफ्ट साइड के ब्रेन के लेफ्ट साइड की नर्व्स जाती हैं राइट में, और राइट साइड की जाती हैं लेफ्ट। इसलिए अगर आप सपोज करिए, अगर आप राइटी हैं, अगर आप लिखना या खाना या कुछ भी अपने ज्यादातर काम अगर आप अपने राइट हैंड से करते हैं, तो आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मोर एक्टिव देन द राइट। वहीं अगर आप लेफ्टी हैं तो आपका राइट हाफ ऑफ द ब्रेन इज मोर एक्टिव देन द लेफ्ट। एंड वहीं अगर इन वेरी रेयर केसेस अगर आपके दोनों हाथ ही डोमिनेंट है, अगर आप दोनों हाथों से लिख भी सकते हैं, दोनों हाथों से खा भी सकते हैं, आप सारे काम कर सकते हैं दोनों हाथों से, देन इन दोज वेरी रेयर केसेस वी से कि आपके दोनों हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन आर इक्वली एक्टिव। ये सर वही है सेरिब्रम और सेरिबलम? हाँ जी सर, सेरिब्रम जो है, जो आपने अगर ब्रेन का डायग्राम देखा होगा तो उसमें अलग अलग फोल्ड्स बने होते हैं काफी सारे। हाँ जी, हाँ अपर एंड द आउटर पार्ट ऑफ दैट इज द सेरिब्रम। सेरिबेलम अंदर बहुत छुपा हुआ होता है। सेरिबेलम इज एक्चुअली द मेन हायर सेंटर को कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है। सेरिब्रम मोस्टली कंसिस्ट ऑफ सेल्स जो कि हेल्प करते हैं हमारी थिंकिंग में एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज ज्यादा न्यूरॉन्स की जरूरत उसी के लिए होती है। फिजिकल वर्क के लिए जितने चाहिए उससे कहीं ज्यादा न्यूरॉन्स की जरूरत होती है मेंटल वर्क के लिए। अगर कोई बहुत बड़ा कोई मैथ का कैलकुलेशन है या कुछ लिखना है या कोई पजल सॉल्व करनी है, क्रॉसवर्ड सॉल्व करना है, उसमें ब्रेन ज्यादा अपनी एनर्जी यूटिलाइज करता है। दैट इज डन बाय द सेरिब्रम। सेरिबेलम उसके नीचे एक छोटा सा पार्ट होता है, एंड हमारे जो हायर सेंटर्स हैं, आवर सेंस ऑफ विजन, स्मेल, टेस्ट, उसके इम्पल्सेस ज्यादातर सेरिबेलम के थ्रू ट्रैवल होते हैं। एंड
सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि जब हम आंखें बंद करी जब हमने उस टाइम पे, जैसे मैंने बताया कि मेरी टेंडेंसी है बॉडी की, मैं लेफ्ट की तरफ को ज्यादा टिल्ट करता हूँ एंड देन एकदम से वापस आ जाता हूँ। एंड देन एज प्रवीण मैम सेड कि 1 मिनट स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि घूम रहे हैं, देन एकदम से स्टेबल हो जाता है। होता क्या है कि जो आपकी डोमिनेंट साइड है, जो साइड आपके ब्रेन का जो साइड आपका बेसिकली ज्यादा एक्टिव है, वो अपने जो उसके मसल्स जिसको वो सप्लाई कर रहा है, दे आर ट्रेन्ड इन सच अ वे कि किसी भी तरह के चेंजेस से, चाहे आंखें खुली हो चाहे बंद हो, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं जो कि वो पहले करते आए हैं या इवन नहीं भी करते आए, दे आर मोर केपेबल ऑफ अडेप्टिंग देमसेल्व्स टू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। अगर सपोज करिए कि जैसे जब हम कार चलाते हैं तो कार में जो गियर है, गियर का शिफ्टर जो है वो हमारे लेफ्ट में होता है हमेशा, इंडिया में हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है। अगर आप अब्रॉड जाएं तो देखेंगे कि बाहर स्टीयरिंग व्हील जो है वो ऑपोजिट साइड में होता है, स्टीयरिंग व्हील इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड इफ यू आर ड्राइविंग अ मैनुअल ट्रांसमिशन कार तो जो शिफ्टर है वो आपके राइट में होगा। सो फॉर समवन हु हैज बीन ड्राइविंग इन इंडिया फॉर ऑल दीज इयर्स, अगर उसको एकदम से एक दिन हम कहीं बाहर ले जाएं और कहें कि इधर वाले स्टीयरिंग व्हील पे बैठ के तुम गाड़ी चलाओ, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं चला पाएगा, बशर्ते वो राइटी हो। अगर वो उसका डोमिनेंट साइड राइट है और हम उसको कहें कि लेफ्ट में बैठ के गाड़ी चलाओ, तो वो अपने राइट हैंड से भी शिफ्टर पे गियर बदल लेगा। मे बी इनिशियली थोड़ा स्लो करे, थोड़ा कहीं ना कहीं पे हाथ अटकेगा 1-2 बार, लेकिन आफ्टर अ वाइल वो राइट हैंड से भी गियर उतने ही आराम से बदल पाएगा जितना वो लेफ्ट से करते हैं जब वो यहाँ इंडिया में कार ड्राइव कर रहे हैं। सेकेंडली, लाइक आई सेड, व्हाई द बॉडी टेंड्स टू टिल्ट ऑन दैट साइड। जो साइड आपकी डोमिनेंट होती है उस तरफ को बॉडी कभी नहीं झुकती। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इफ यू आर राइटी देन chances are less, I'm not saying impossible, but less that you will tilt on that side if your balance is compromised. ज्यादातर आप ऑपोजिट साइड में ही टिल्ट करेंगे। यू कैन से कि 10 में से 7 बार, 10 में से 3 बार हो सकता है कि इधर को टिल्ट कर दें। दैट विल डिपेंड कि कहीं हम ढलान पे तो नहीं खड़े या बहुत सारे रीजन। सेकेंडली, देयर इज इमोशनल रिस्पॉन्स। अगर सपोज करिए कि अभी मेरे पास, जैसे मेरा फोन रखा हुआ है मेरे सामने, अब मुझे नहीं पता कि अभी इस फोन पे किसका कॉल आ सकता है, कभी भी आ सकता है, किसी का सेशन के बीच में आ सकता है, सेशन के दौरान या सेशन खत्म होने के बाद भी आ सकता है। आई नेवर नो कि कब किसकी घंटी बज जाएगी इसके ऊपर। तो फोन मैंने अपने सामने रख दिया, अगर अभी फोन की घंटी बजती है और मैं देखता हूँ किसी का कॉल आ रहा है, मैं उठाता हूँ एंड आई पिक इट अप एंड आई कीप इट नियर माय ईयर। तो जो हमारा नॉन डोमिनेंट साइड है, जिस साइड से हम ज्यादातर कोई काम नहीं करते, उससे हम फोन भी नहीं उठाते हैं। मेरे केस में आई एम मोर ऑफ लेफ्टी। मैं सिर्फ लिखने का काम मैं राइट से करता हूँ, बाकी ज्यादातर मेरी आदत है लेफ्ट हैंड से। मैं खाना लेफ्ट से खाता हूँ। सो मेरी टेंडेंसी क्या होती है, जब फोन बजेगा तो मैं हमेशा अपने लेफ्ट हैंड में उठाता हूँ। दैट इज व्हेन आई एम नॉट एंटिसिपेटिंग अ कॉल एंड आई डोंट नो कि किसका कॉल आया है और क्यों आया है। हो सकता है वो फोन पे कोई अच्छी खबर सुनाए, हो सकता है वो कोई बुरी खबर सुनाए, दोनों बातें हो सकती है। वहीं ऑन द अदर हैंड, इफ आई एम एंटिसिपेटिंग अ कॉल और मुझे पता है कि या तो मतलब क्या वो अच्छी खबर सुनाएगा या बुरी खबर सुनाएगा, मेरे को पता है ऑलरेडी कि उसने क्या बताने के लिए कितने बजे फोन करना है, चाहे वो कोई बहुत अच्छी खबर हो चाहे वो बहुत कोई बुरी खबर हो। एट दैट टाइम इफ आई एम एंशियस, अगर अंदर से टेंशन है कि उसका फोन नहीं आया, दिमाग में वही चल रहा है बार बार, एट दैट टाइम अगर घंटी बजे तो मोस्ट लाइकली आई विल पिक इट अप फ्रॉम माय राइट, जो कि अगेन मेरे लिए मेरा नॉन डोमिनेंट साइड है।
बिकॉज अभी जैसे विजय सर ने बताया ना, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम के बीच में जो डिफरेंस एक बड़ा मेन ये होता है कि जो सेरिब्रम वाला पार्ट है, लाइक आई सेड, कि वो जितने हमारे फाइन मूवमेंट्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसके लिए बना है. सेरिबेलम, while it maintains the higher centers of the body, up to an extent that a certain part of the cerebellum is also responsible for the emotional responses of the body. हमारी बॉडी में हम जो भी इमोशंस अंदर से फील करते हैं, खुशी का हो, चाहे वो गुस्से का हो, चाहे वो टेंशन का हो, किसी भी तरह का इमोशन दैट वी फील इज मोस्टली फेल्ट along the cerebellum. Of course, थोड़ा बहुत तो cerebrum भी इसमें इन्वॉल्व होता ही है. फ्रंटल लोब के पास the front area, this portion, पूरा जो आपका माथे के सामने का ये जो एरिया है, this lobe is again partly responsible for all the emotional responses that you feel whenever you are in any kind of situation. Right. So coming to the next set of exercises. ये तो वही थ्योरेटिकल बातें, वापस एक्सरसाइज पे आते हैं. सो आप सब प्लीज चेयर से दोबारा खड़े हो जाइए एक बार. पैरों को फैलाते हुए एक के आगे एक रख लेंगे एंड ट्राई टू लाइक स्टैंड लाइक दैट. हाथों को साइड में इस तरह से रखेंगे एंड अगेन आंखें बंद करके धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को इस तरह से रोटेट करते हुए लेके जाएंगे एंड देन ऐसे ही रोटेट करते हुए वापस आएंगे. आंखें बंद रखेंगे, आंखें खोलनी नहीं है बीच में. अगर लगे कि बैलेंस बिगड़ रहा है या गिरने का डर है तो तभी खोलिए, अदरवाइज कीप योर आईज क्लोज. जितना स्लोली अपनी बॉडी को टर्न करेंगे उतना बैलेंस आना मुश्किल होता है. जितना फास्ट करते हैं उतना इजी हो जाता है. सो ट्राई नॉट टू गो टू फास्ट. मेक श्योर कि एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड्स लगे एक टर्न पूरा करने में. दोनों हाथ नीचे ले आइए, पैरों को. नाउ यू कैन सिट डाउन. वापस चेयर पे बैठ जाते हैं अपने. चेयर पे बैठते हुए ध्यान रखिएगा कि एकदम चेयर के किनारे पे बैठे. और दी फाइनल एक्सरसाइज इस तरह से चेयर के एकदम किनारे पे आगे आके बैठ जाएंगे. पैरों को अगेन पास पास जोड़ के रखेंगे. सो फॉर दिस एक्सरसाइज इसमें दो ऑप्शन है. या तो आप अपने दोनों हाथों घुटनों पे रखते हुए आगे की तरफ लीड करेंगे इस तरह, या फिर टू मेक इट स्लाइटली मोर डिफिकल्ट आप दोनों हाथों को सिर के पीछे ऐसे रख सकते हैं एंड देन यू कैन ट्राई टू लीन फॉरवर्ड. जितना आपसे किया जाए एंड वापस आपको जैसे कंफर्टेबल लगे यू कैन ट्राई.
कहाँ हूँ? अनुराग आंखें बंद करनी, खुली रखनी है। नहीं, अभी खुली रखी है मैम, अभी खुली रखी है। वापस ऊपर। ओके, हाँ down. डॉक्टर अनुराग, नी को टच करना है क्या? up, down, up, down, and दोनों हाथ नीचे, चेयर पे पीछे होके कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, अगेन विदाउट टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द बैक रेस्ट, थोड़ा पीछे होके। हाथों को ऐसे उठाइए एंड टिल्ट करते हुए ट्राई करें कि नीचे जमीन को टच कर पाए। कल बोतल लेके किए थे ना? ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा टिल्ट भी ना करें, और चेयर ज्यादा ऊंची ना हो, चेयर समेत नहीं गिरना है। This is easy. ओके, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले आइए। Right, so these were all the balance exercises for today. If you have any questions, आप अपना mic on कर सकते हैं and पूछ सकते अनुराग, हैं। जी, हम गए थे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने जो हमारी कमर के नीचे दर्द होता था लेफ्ट साइड पे, हाँ जी, लोअर बैक से लेकर पीछे जाता था, तुमने कहा था साइटिका, तो हमने नहीं माना। अब डॉक्टर ने बताया, तुम भी डॉक्टर हो वैसे तो कोई हमें तुम्हारी एक बात तो- माननी चाहिए थी। तो डॉक्टर ने कहा पहले ये क्या आपको माननी चाहिए थी? लेकिन डॉक्टर ने कहा साइटिका है, और फिर उन्होंने सेकने को बताया और जेल दिया, और जो उन्होंने गोली दी थी, हाँ जी, बाप रे बाप, इतना मेरा तबीयत खराब हुआ उससे, खूब मोशन होने लगे, और बहुत ही मतलब वो मैंने बंद कर दी। कौन सी दवाई दी थी उन्होंने? एक मिनट, वो हाय, अरे यार, जेल करके वो है, तो उससे भैया बड़ी तबीयत खराब हुई तो हमने छोड़ दी वो दवा। बताते हैं, अभी रुक जा। अच्छा, हमने अनुराग जी, जी, हाँ जी, आप आइस की एक्सरसाइज, मैं न्यू मेंबर हूँ इसलिए मुझे मालूम नहीं आप पहले करा चुके हैं कि नहीं। हाँ जी। क्या अब आप नेक्स्ट कराएंगे क्या, कोई आइस की या कुछ आप बताएंगे आइस के लिए? आइज के लिए हम बता सकते हैं, इन द नेक्स्ट जी, coming session we can try to accommodate that topic.
पहले हम ये कर Okay. चुके हैं टॉपिक वैसे आइस की एक्सरसाइज के ऊपर, एंड आई थिंक ये हमारे यूट्यूब पेज पे होगा भी। Okay. यूट्यूब पे जाके यू टाइप इमोहा एल्डर केयर तो हमारा चैनल उस पे ओपन हो जाता है। Okay. You can search the video there, and जी in the coming week or so I will try कि मैं ये टॉपिक कवर करूँ यहाँ पे भी। Okay. पूरा हमारा एक्चुअली मंथ का मैम एक कैलेंडर सेट होता है, सो उसके अकॉर्डिंग वी फॉलो द टॉपिक्स दैट वी हैव चोजन, एंड Okay. आई विल ट्राई टू इंक्लूड द एक्सरसाइज फॉर आई साइट आल्सो, जैसे Okay. ही वो Thank you. आई विल लेट यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। इसका नाम है गाबापिन एंड टी। हाँ गाबापिन। तो आपने अभी कितने टैबलेट लिए हैं फिलहाल? रोज शाम को एक बताई थी 8 बजे, और दूसरी दवाई जो है उसका नाम है, रुक जा 1 मिनट, उसका नाम है न्यूलॉक्सिड, NULOXIG MR। ठीक है। MR वो मसल रिलैक्सेंट है ना, तभी MR। अच्छा, तो वो तो 2 खानी थी सुबह शाम, तो वो तो भैया खाई तो बड़ा भैया हमारा तो ये हो गया डायरिया टाइप, तो हमने छोड़ दिया। हो जाता है, मसल रिलैक्सेंट है ना, तो वो सारे मसल रिलैक्स ढीले कर छोड़ देता देता है, कुछ है। ज्यादा ही रिलैक्स कर देता है। हाँ, तो हमारी कल बहुत तबीयत खराब थी yesterday, तो मैंने तो देन आई लेफ्ट दिस मेडिसिन बट आई एम डूइंग दिस। हमें मेन बात पूछनी थी कि ये एक्सरसाइज तुमने जो कराई सब करे ना? हाँ बिल्कुल करते रहिए, ये नहीं रोकनी है करी आपको। जो मैंने जो 2 स्ट्रेचेस बताए ना, एक तो कपड़ा लपेट के वो खींचने वाला, हाँ। तो वो अच्छे से करते रहिए, और दोनों पैरों को साथ में रख के जो हम करते हैं हील रेजेस, और वॉक पे भी जा सकते हैं वॉक ना, पे हम तो जाइए, जा रहे हैं। वॉक पे हाँ। जाइए एंड हील रेजेस अपने टोज के ऊपर खड़े होते हुए अप डाउन, ट्राई टू डू दैट अबाउट 30 to 40 टाइम्स। अच्छा, एंड काफ का जो स्ट्रेच बताया है आपको, वो ये 2 चीजें, तो बाकी और कुछ करें ना करें, ये 2 चीजें जरूर करिएगा डेली, अच्छा, अलॉन्ग विद हॉट फर्मेंटेशन। हाँ, पहले हॉट फर्मेंटेशन करिए, उसके बाद स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ी इजी हो जाएगी, नहीं तो स्ट्रेच करने में भी कई बार थोड़ा हाँ, होता है, पैर के पीछे अच्छा, स्पेशली थाइस के पीछे होता ही है। सो Thank आफ्टर you, यू thank डू द फर्मेंटेशन यही देन पूछ ये रहा करिएगा। और हाँ, अब देखिए, मसल रिलैक्सेंट डॉक्टर ने क्या सोच के दिया है, कितना वो हेल्पफुल है या नहीं, अगेन ही वुड नो बेटर उन्होंने क्यों लिखा है। अगर आपको लगता है कि नहीं सूट कर रहा, तो एक बार आप उनसे दोबारा पूछ सकते हैं कि हम अगर ये ना लें तो चलेगा। अल्ट्रासेट भी कही थी, मगर हमने अभी नहीं, कुछ भी नहीं खा, अब नहीं खा रहे हैं कोई भी दर्द की दवा। न्यूरोलिक्स MR से तो अल्ट्रासेट काफी बेटर है, ना? बिकॉज अल्ट्रासेट पेन किलर है, वो मसल रिलैक्सेंट नहीं है। हाँ, मसल रिलैक्सेंट का एक्चुअली में क्या होता है कि वो सारे मसल्स को एकदम रिलैक्स कर देती है, एंड सारे मतलब सारे सिर से लेकर पैर तक के सारे मसल कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं। हाँ, अब समझ में आया। देखो कौन समझाता है, समझाने वाला कोई नहीं। थैंक यू सो मच, इसीलिए तुमसे हमने पूछा। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई डायग्नोसिस बताएं, तो उस टाइम पे ठीक है, डॉक्टर के पास जाने में कोई हर्ज नहीं है, बट यू कैन बी 99% श्योर कि जो बताया ठीक ही बताया होगा। हमें लगा साइटिका नीचे तक जाता, हमारा तो घुटने ही तक जाके खत्म हो जाता था दर्द। ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार नीचे भी जाता है, कई बार घुटने पे आगे भी रुक जाता है कई बार। अच्छा, ये नहीं पता था। सियाटिका तो एक बड़ा वेग टर्म है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो सारा कुछ बताने बैठ गए तो फिर हमारी डिग्री किस काम की। हाँ, नहीं, हमने पढ़ लिया था वैसे गूगल पे कि कौन सी नस दब जाती तो क्या होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। वही, अब इतना मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि मेरी न्यूरोलॉजी कभी अच्छी नहीं थी कॉलेज में। मेरे 2 सब्जेक्ट, एक न्यूरो में और एक पीडियाट्रिक्स, इन दोनों में मेरे कभी अच्छे नंबर नहीं आते थे। अच्छा, नहीं, हम तुम्हें बहुत मानते हैं। ना तो हमें नसों के बारे में पता है, ना हमें पता है कोई अगर छोटा सा पेशेंट आ जाए उसका क्या करेंगे, ये तो बैठ के रोता ही रहेगा। छोटे बच्चों की प्रॉब्लम है, वो इतना सा बच्चा, वो बेचारा क्या बताए उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या सिम्टम्स है, वो बैठ के हो ही जाए। जाओ यार, मेरे से नहीं हो पाएगा कुछ, माफ करो मेरे को। डॉक्टर अनुराग, हाँ जी।
ये आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि वाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है बहुत एनर्जी स्पेंड होती है, देन यू फील लाइक ईटिंग, तो रियली कैलोरीज बर्न होती है क्या? बिकॉज देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, यू आर सिटिंग एंड एनर्जी का कंजम्पशन से मेरा मतलब कैलोरी बर्न करना नहीं था इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. इट वाज समथिंग डिफरेंट कि जो हमारा ब्रेन है एंड जो हमारी नसें हैं, दे आर मेड ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन. और ब्रेन से ही सारी नसें निकलती हैं और नीचे हमारी बॉडी में जाती हैं वाया दी स्पाइनल कॉर्ड. होता क्या है कि मैम जब हम पैदा होते हैं, ड्यूरिंग दी फर्स्ट लाइक 4-5 years, maybe 6 years also, varying from person to person, आप एक सेट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के साथ ही पैदा होते हैं. दी ओनली थिंग इज कि वो न्यूरॉन्स हैं बहुत सारे, इतने कि हम गिन भी नहीं सकते. कुछ 100 अरब या कुछ 100 खरब न्यूरॉन्स लेके एक इंसान पैदा होता है. And the thing with neurons is, and this is the very important reason कि पैरालिसिस से लोग रिकवर नहीं कर पाते, या कोई अगर स्ट्रोक हो जाए उससे रिकवरी बहुत स्लो होती है, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या ब्रेन इंजरी से रिकवरी लगभग ना के बराबर हो पाती है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई फ्रैक्चर हो, सपोज करिए हाथ में या पैर में कहीं पे भी, फ्रैक्चर कैन हील इटसेल्फ. अगर मसल टियर हो, मसल टियर कैन अगेन हील इटसेल्फ ओवर टाइम. मेरा एक बार हुआ था, आई हैड टोर्न माय राइट बाइसेप्स व्हेन आई वाज इन क्लास 12. पूरा यहाँ से यहाँ तक का काफी लंबा गैश था उसमें. एंड अब ये बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है. बट न्यूरॉन इज द ओनली cell in our body which can never regenerate, which can never repair itself. आप जितने न्यूरॉन्स लेके पैदा हुए हैं, पूरी जिंदगी आपको उन्हीं के साथ बितानी पड़ेगी. एंड धीरे धीरे when the neurons start to die off, तो the functionality of the nerves and the brain tends to slow down. उनकी जो डेवलपमेंट होती है इनिशियली, वो बच्चे के पैदा होने से लेकर स्टार्टिंग के 5-6 साल में मैक्सिमम हो जाती है. 6 साल की उम्र के बाद जितने न्यूरॉन्स बच गए हैं आपके ब्रेन में, अब अपना बाकी का जीवन आपको उन्हीं के साथ बिताना है. सो व्हेन वी आर डूइंग सम प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई बड़ा एक कॉम्प्लेक्स का पजल है हमारे सामने, या कोई सिचुएशन ऐसी है वेयर वी नीड टू एनालिटिकली जस्ट सॉल्व इट एंड फाइंड अ सॉल्यूशन. तो एनर्जी से कंजम्पशन से मेरा मतलब था कि द मैक्सिमम पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द ब्रेन, द फ्रंटल लोब, इज एक्टिव. उस न्यूरॉन्स में, उन सभी न्यूरॉन्स में से पल्सेस हैं, जो स्टिमुलस है, वो बहुत तेजी से ट्रैवल कर रहा है चारों डायरेक्शन में. यहाँ भी इट इज फायरिंग इम्पल्सेस लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. क्योंकि तब ब्रेन का वो सारा एरिया सिर्फ फोकस्ड है एक चीज पे कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. तो बाकी चीजों से उसका ध्यान थोड़ा हट जाता है एंड सिर्फ उस एक चीज पे लग जाता है. आप एक एग्जांपल अगर आप लें कि आपको जो भी अगर लगता है कि लेट्स से कि हाँ ठीक है, अभी हमारी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, ऑल ऑफ अ सडन वी कम अक्रॉस अ सिचुएशन जहाँ पे इट इज स्लाइटली यू कैन से एन एडवर्स सिचुएशन, हमें लगता है कि इससे हम बाहर कैसे निकलें. तो उस टाइम पे द एंटायर फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन will focus its entire thought process and entire energy कि मुझे अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है, चाहे कैसे भी हो. So it will start to figure out solutions कि मैं क्या करूं, कैसे करूं. That is what I meant कि न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा उस टाइम पे एक्टिव हो जाते हैं, जितने वो नॉर्मली होते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं. So I think हमारा जो सवाल था वो इस तरह से था कि हम जब प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम बीच में बहुत खाना खाते रहते हैं, because probably more energy is getting consumed, so we will put on weight. So that was the concern, because calorie burn नहीं हो रहा है, but still we are spending energy and feeling hungry.
So that will put on weight, I think. वो होता So है मैम कि अगर हम there is no way ये out. हम Like, जब हम स्कूल में थे अपने, या जब हम अपने कॉलेज में थे, तो हमें भी ये बहुत बार सुनने को मिलता था एग्जाम्स के बाद कि वेट पुट ऑन हो गया। हम यही कहते थे कि हम घर में बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो वेट तो अपने आप बढ़ना है, घर से बाहर निकलेंगे नहीं तो उसके पीछे जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं कि हाँ, द बॉडी डज टेंड टू कंज्यूम मोर कैलोरीज ड्यूरिंग दैट टाइम, नॉट बिकॉज वो उसको ब्रेन को चाहिए, ब्रेन को इतनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। न्यूरॉन्स कैन वर्क ऑन देयर ओन, उतना उनको नेचर ने अपनी ओर से एक बैकअप दिया है कि वो काम करता रहेगा। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत तो देखिए खाना उसको भी चाहिए, ब्रेन ऐसा तो है नहीं कि बिना खाए चलता रहेगा, बट हाँ उसकी कैलोरी इनटेक बाकी शरीर से थोड़ा सा कम होता है। द थिंग इज कि जब ब्रेन का जैसे मैंने बताया, द सबकॉन्शियस एंड द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हेन इज फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टास्क, तो बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो बाकी ऑर्गन्स हैं, वो कहीं ना कहीं उसको इग्नोर कर देता है फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन बॉडी को तो खाना चाहिए, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए, बॉडी को पानी भी चाहिए। बॉडी हमारी बहुत हाई मेंटेनेंस वाली चीज है, इसको मेंटेन करना आसान नहीं है। सो वो थोड़ा थोड़ा इम्पल्स भेजता रहता है ब्रेन को ऑन अ यू कैन से ऑलमोस्ट अ सबकॉन्शियस लेवल कि हाँ तुम अपना जो काम करते हो करते रहो, उसमें खुश रहो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें इग्नोर नहीं करना, हमारा जो रिक्वायरमेंट है थोड़ी थोड़ी हमें वो भी देते रहो, ऐसे चीटिंग नहीं करनी है कि सारा तुम ही लेके बैठ गए। तो उस टाइम पे खाना भी खाते रहते हैं एंड जो भी हमारा एनर्जी का कंजम्पशन है दैट गोज ऑन, बट इट इज मोर फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो कई बार उससे वेट पुट ऑन हो जाता है। कैलोरीज तो चाहिए ही चाहिए हमें कुछ भी करने के लिए, सांस लेने के लिए भी कैलोरीज चाहिए, बोलने के लिए भी कैलोरीज चाहिए, थोड़ी थोड़ी तो जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो सुनने के लिए भी एक आध कैलोरी तो बर्न कहीं ना कहीं पे हो ही जाती है। बड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, सारा एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। so there is no way weight put on होगा अगर आप बैठे और प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। सबका ही हो गया साल 1.5 साल से, जब सब घर में ही बैठे हैं, बाहर नहीं जा पाते। अभी भी बिफोर वी स्टेप आउट, लाइक आई हैव टू स्टेप आउट, बट हाँ कहीं पे भी थिंक ट्वाइस बिफोर गोइंग आउट। तो घर में रह के सबका ही पेट निकला है, हमारा खुद का निकला है। ये वर्क फ्रॉम होम में भी यही हो रहा है काफी। अब तो ये है कि इट हैज बिकम द नॉर्म कि हाँ घर से ही काम करना पड़ेगा, तो यूज्ड टू हो गए हैं। बट हाँ घर में बैठ के सबका वेट तो बढ़ गया, 2-4 किलो ज्यादा ही बढ़ गया। ये लेकिन हमारा ठीक हो रहा है आपकी एक्सरसाइज करने से। अभी ज्वाइन किया है तो 1-2 महीने से, तब से काफी ठीक लग रहा है। 2 months Not as efficient as going outside and doing the exercise, but हाँ कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, तो हम ये कहते हैं कि ऐसे ही ठीक है। So now we can go out for walk. Calories should be able to burn. But Anurag, now we can go out for walks because it is not much. COVID is now almost subsided for the time being. Now what do you advise? मैं इस बारे में बिल्कुल कमेंट नहीं करना, क्योंकि अभी भी चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, and I am not the right person to comment on that. Third wave शुरू हो चुकी है, but Thank you. मैं उसके बारे में बता के बताऊंगा नहीं ज्यादा। डॉक्टर अनुराग जी रश्मि मैम। डॉक्टर अनुराग, आपने जैसे प्रॉमिस किया था कि स्टमक की एक्सरसाइज बताएंगे, आई वाज इन द कोविड सेंटर एट दैट टाइम, तो आप एक बार स्टमक वाला अपने लिस्ट में लिख लीजिए जब भी आप करवाते हैं। ठीक है मैम, मैं ये भी ऐड कर लेता हूँ। थैंक यू। I will include that in the coming weeks. So if there are no further questions, then आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। So thank you so much to everyone for joining in, and I will see you all tomorrow along with the Physioactive team. So अपना ख्याल रखिएगा, stay safe.